तो हम यहाँ केमिस्ट्री में पी ब्लॉक एलिमेंट्स के नाइट्रोजन फैमिली को पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने नाइट्रोजन फैमिली के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स में डाई नाइट्रोजन, अमोनिया, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड नाइट्रिक एसिड, ये 4 कंपाउंड्स को हमने देखा था। अब हम नाइट्रोजन फैमिली में फॉस्फोरस के रिलेटेड कंपाउंड्स को देखेंगे, जिनमें सबसे पहले हमारा फॉस्फोरस आता है। तो फॉस्फोरस के 3 आइसोटोप्स अवेलेबल है बेसिकली। एक को हम कहते हैं वाइट फॉस्फोरस, दूसरा है रेड फॉस्फोरस और तीसरा है ब्लैक फॉस्फोरस। ये सभी फॉस्फोरस है लेकिन अलग अलग फॉर्म में है। वाइट फॉस्फोरस जो है ये ट्रांसलूसेंट है, मतलब कि ओपेक और ट्रांसपेरेंट के बीच का वाइट वैक्सी सॉलिड। ये पॉइजनस है एंड ग्लो इन डार्क, मतलब अंधेरे में ये ग्लो करता है। इसलिए इस टाइप के कंपाउंड जो अंधेरे में ग्लो करते हैं उसे हम केमी इल्यूमिनेसेंस भी कहते हैं। फिर ये वाटर में इनसॉल्युबल है एंड इज सॉल्युबल इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। वाटर में सॉल्युबल नहीं है लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल है, CH2। इसमें ये सॉल्युबल है लेकिन वाटर में सॉल्युबल नहीं है, H2O में सॉल्युबल नहीं है। It dissolves in boiling NaOH solution in an inert atmosphere of carbon dioxide। कार्बन डाइऑक्साइड की इनर्ट एटमॉस्फेयर में जो हमारा वाइट फॉस्फोरस है वो बॉइलिंग NaOH में डिजॉल्व होता है और होकर हमें देता है एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जिनका नाम है फॉस्फाइन, PH3। ये हमें मिलता है। रिएक्शन क्या है इनका, P4, ये क्या है, वाइट फॉस्फोरस है। वाइट फॉस्फोरस रिएक्ट्स विद बॉइलिंग NaOH और ये वाटर एक साथ, बॉइलिंग NaOH सॉल्यूशन लिखा है ना, बॉइलिंग NaOH सॉल्यूशन। तो ये हुआ बॉइलिंग NaOH सॉल्यूशन, इनके संग रिएक्ट करके हमें मिल रहा है फॉस्फाइन PH3 और साथ में बाई प्रोडक्ट है सोडियम हाइपोफॉस्फाइट NaH2PO2। ये है सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। ठीक है, क्या क्या हमने देखा। वाइट फॉस्फोरस ट्रांसलूसेंट है, वाइट वैक्सी सॉलिड, पॉइजनस है एज वेल एज केमी इल्यूमिनेसेंस है। फिर ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होता लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में डिजॉल्व होता है। और वाइट फॉस्फोरस को अगर हम बॉइलिंग NaOH सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराएं तो फिर मुझे फॉस्फाइन मिलेगा और सोडियम हाइपोफॉस्फाइट मिलेगा। ये फॉस्फाइन जो है ये हमारा मेन प्रोडक्ट है और ये हमें इनर्ट एटमॉस्फेयर में करना पड़ता है। जो इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हैं हमें कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, और क्या देखते हैं कि ये हमारा वाइट फॉस्फोरस जो है इट इज़ लेस स्टेबल एंड मोर रिएक्टिव अंडर नॉर्मल कंडीशन। क्यों? क्योंकि एंगुलर स्ट्रेन इन P4 मॉलिक्यूल वेयर द एंगल्स आर ओनली 60 डिग्री। इनका जो स्ट्रक्चर है ये P4 मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब 4 एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। वाइट फॉस्फोरस हो या वाइट फॉस्फोरस में बेसिकली, रेड फॉस्फोरस में 4 मिलते हैं लेकिन वो एक पॉलीमर बनाते हैं, उसके बारे में थोड़ी देर में देखेंगे। वाइट फॉस्फोरस को अगर देखें तो 4 pH मतलब 4 फॉस्फोरस के एटम्स मिलकर एक फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल बनाते हैं जो P4 है। इनका देखने में ऐसा है, ये एक एटम, ये एक एटम, ये एक एटम, ये एक एटम, 4 एटम है और ये एक ट्राइगोनल पिरामिडल है। नीचे में एक बेस है ट्राइंगल टाइप का और ऊपर में एक है, तो ये पिरामिड बन रहा है ऐसा जिनके बेस ट्राइंगल है और ये एंगल जो है वो 60 डिग्री है। तो इस एंगुलर कॉन्स्ट्रेंट के कारण ये स्ट्रक्चर जो है ये लेस स्टेबल है एंड देयरफॉर मोर रिएक्टिव है अंडर नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, और एक बात है वाइट फॉस्फोरस की, वाइट फॉस्फोरस को अगर मैं एयर में रख दूँ ऐसे तो इट कैचेस फायर इन एयर एंड गिव्स वाइट फ्यूम ऑफ फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड का वाइट फ्यूम देते हैं। तो ये अगर वाइट फॉस्फोरस को मैं अगर एयर में रख दूं तो ये डेंस वाइट फ्यूम ऑफ फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड देंगे। ये हमारा फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड का डेंस वाइट फ्यूम मिलता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर वाइट फॉस्फोरस को एयर में छोड़ दिया जाए तो वो कौन सा केमिकल बनाएंगे, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, और ये देते हैं हमें डेंस वाइट फ्यूम। ओके, और हमारा जो वाइट फॉस्फोरस है वो डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल P4 मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में अवेलेबल रहता है, मतलब एक एक मॉलिक्यूल हमारा P4 का रहेगा ऐसे अवेलेबल, और ये डिस्क्रीट है, मतलब पॉलीमर्स नहीं बना रहे। वो पॉलीमर्स क्या हो रहे हैं अभी थोड़ी देर में देख लेंगे।
ये शेप में हमारा हर P4 मॉलिक्यूल्स अवेलेबल रहता है। एक एक मॉलिक्यूल P4 का ऐसा ऐसा दिखने में होता है और ये डिस्क्रीट है, अलग अलग रहते हैं। वहीं अगर हम रेड फॉस्फोरस की बात करें तो रेड फॉस्फोरस वाइट फॉस्फोरस से ही ऑब्टेन होता है। अगर वाइट फॉस्फोरस को हम 573 केल्विन में हीट करें फिर इनर्ट एटमॉस्फेयर में फॉर सेवरल डेज, तो हमें जो मिलेगा वो है रेड फॉस्फोरस। अब रेड फॉस्फोरस के अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप देखेंगे कि वाइट फॉस्फोरस का एक पॉलीमर है। बहुत सारे वाइट फॉस्फोरस के अगर मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़ जाएं तो वो रेड फॉस्फोरस दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देखिए, इनका स्ट्रक्चर बना है, ये देखिए, ये रेड फॉस्फोरस है। ये क्या है, एक्चुअली पॉलीमेरिक इन नेचर है। मतलब कि एक वाइट फॉस्फोरस हमें कैसा दिखता था, ऐसा, ये थे हमारे एक वाइट फॉस्फोरस, बेस पिरामिड और सॉरी बेस ट्राइंगल और एक पिरामिड का स्ट्रक्चर ऐसे, ये 3D मैंने बनाया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पीछे वाले जो बॉन्ड है इस फॉस्फोरस एटम और इस फॉस्फोरस एटम के बीच में, ये बॉन्ड टूट जा रहा है और दूसरे एक फॉस्फोरस के जो मॉलिक्यूल है उनके संग ये बॉन्ड बन रहा है। देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, ये हमारे एक्चुअली दो फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल है, एक ये P4 एक ये P4। ये एक्चुअली P4 जो है हमारा नॉर्मल वाइट फॉस्फोरस है। अगर इसे रेड फॉस्फोरस बनना है तो इन दोनों को जोड़ना है और भी ऐसे बहुत सारे फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल्स को जोड़ना है। तो ये जो बॉन्ड है यहाँ पर, सॉरी, ये जो ये यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है ये बॉन्ड ख़त्म, यहाँ पे भी जो बॉन्ड बन रहा है ये बॉन्ड हट जाएगा, लेकिन इन दोनों के बीच में फिर बॉन्ड बन जाएंगे ऐसे। ये भी अपने साइड वाले एक फॉस्फोरस के संग बॉन्ड बनाएंगे, ये भी अपने साइड वाले एक फॉस्फोरस के संग बॉन्ड बनाएंगे, यही यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे P4 मिलकर एक चेन टाइप का बना देंगे, इसलिए इनका नाम है रेड फॉस्फोरस बन रहा है। एंड इट इज़ अ पॉलीमेरिक इन नेचर कंसिस्टिंग ऑफ चेन ऑफ P4 टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल। ये एक एक मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल था, यहाँ पर हमने जो एक एक मॉलिक्यूल पढ़ा ये वाले, ये एक एक मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल इन शेप थे। तो ऐसे चेन ऑफ टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जो एक दूसरे से लिंक रहता है, जैसा यहाँ दिख रहा है, इसे ही रेड फॉस्फोरस कहते हैं। ये कैसे हमें प्राप्त होता है, तो वाइट फॉस्फोरस को बहुत दिनों तक हाई टेम्परेचर में अगर हीट करते जाए एट 573 केल्विन इन इनर्ट एटमॉस्फेयर तो मुझे रेड फॉस्फोरस मिल जाएंगे। इनका क्या नेचर है, तो इट इज़ आयरन ग्रे लस्टर, इट पोजेस आयरन ग्रे लस्टर, मतलब इनमें एक चमक है। जैसे वो पहले यहाँ पर क्या दिखा रहे थे कि ये एक ट्रांसलूसेंट वाइट वैक्सी लिक्विड है, ये सॉलिड है, वैक्सी सॉलिड है, लेकिन ये लस्टर है, इनमें आयरन के जैसा लस्टर है, ग्रे, एंड इट डज नॉट ग्लो इन डार्क, डार्क में ग्लो नहीं करता, लेकिन पहले वाला वाइट फॉस्फोरस डार्क में ग्लो करता था। और ये ओडरलेस है एंड नॉन पॉइजनस है। इनके बारे में क्या लिखा है, इनकी स्मेल के बारे में कुछ नहीं लिखा, लेकिन ये पॉइजनस है, ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है। आगे देखते हैं, इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, जैसे पहले वाला भी इनसॉल्युबल इन वाटर था लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल था। ये रेड फॉस्फोरस ना तो वाटर में सॉल्युबल है ना तो कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल है, तो दोनों में ही ये सॉल्युबल नहीं है। एंड इट इज़ मच लेस रिएक्टिव देन वाइट फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा रिएक्टिव था, ये कम रिएक्टिव है, ठीक है। इतनी सारी बातें हमें समझ ली। अब थर्ड जो एलोट्रॉप से हमारे फॉस्फोरस का, वो है ब्लैक फॉस्फोरस। ब्लैक फॉस्फोरस अब दो टाइप के होते हैं, एक है अल्फ़ा ब्लैक फॉस्फोरस और एक है बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। अल्फ़ा ब्लैक फॉस्फोरस हमें रेड फॉस्फोरस की हीटिंग से मिलता है, देखिए यहाँ लिखा है हीटिंग, बाई हीटिंग रेड फॉस्फोरस क्या मिल रहा है हमें, अल्फ़ा वाइट ब्लैक फॉस्फोरस मिल रहा है एट 803 केल्विन इन अ सेल ट्यूब, ओके। और बीटा फॉस्फोरस कैसे मिलता है, बाई हीटिंग वाइट फॉस्फोरस एट 473 केल्विन अंडर हाई प्रेशर। दोनों ही ऑक्सीजन में बर्न नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते, इट डज नॉट ऑक्सीडाइज इन एयर, इट डज नॉट बर्न इन एयर, तो इनके संग इनका एयर में कोई भी रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, ये वाइट फॉस्फोरस का क्या था, अगर मैं एयर में रखूँगा तो एयर में इतना रिएक्टिव है कि एयर में रखने वक्त ही ये फायर इनमें कैच हो जाएगा, फायर आ जाएंगे
और ये वाइट फिल्म्स ऑफ फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड देते थे। ऑब्वियसली रेड फॉस्फोरस इतना रिएक्टिव नहीं है, तो इनमें एयर में रखने से ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होता। ब्लैक फॉस्फोरस में भी ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होता। तो इसके साथ हमारा फॉस्फोरस एक कंपाउंड खत्म हुआ। अब नेक्स्ट कंपाउंड है फॉस्फाइन। फॉस्फाइन क्या है, जस्ट इनका अगर ये देखें फॉर्मूला, तो ये PH3 है। जैसे हमारा अमोनिया होता है NH3, वैसे ये है PH3। अमोनिया का कैसा शेप है, ये एक नाइट्रोजन है और इनके तीन ट्राइपॉड के 3 लेग है, वैसे ये 3 लेग है और ये इधर पे एक लोन पेयर के लिए रहता है। बेसिकली इनका ज्योमेट्री जो है, लोन पेयर है, बेसिकली इनका ज्योमेट्री जो है इसे कहते हैं टेट्राहेड्रॉन। 3 लेग है और एक ऊपर, 4 है तो टेट्राहेड्रॉन। लेकिन एक में लोन पेयर रहता है, विदाउट कोई बॉन्ड नहीं है, सिर्फ एक लोन पेयर है, और यहाँ पर 3 बॉन्ड। ठीक ऐसा ही हमारा फॉस्फाइन भी है। यहाँ पर जस्ट नाइट्रोजन की जगह आप लिख सकते हैं फॉस्फोरस। तो हमारा फॉस्फाइन भी ऐसा ही दिखता है, यहाँ एक लोन पेयर है और इनका 3 बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, अब इनका प्रिपरेशन देखते हैं, फॉस्फाइन को कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो कैल्शियम फॉस्फाइड, जिनका फॉर्मूला है Ca3P2, कैल्शियम फॉस्फाइड को अगर वाटर के संग या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के संग रिएक्ट कराया जाए तो हमें फॉस्फाइन मिलेगा। कैसे है देखिए, कैल्शियम फॉस्फाइड Ca3P2 प्लस 6H2O गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड PH3। ठीक है ना, यहाँ पर ये P2 और यहाँ पर ये 6H, ये इनको 2 तरीके से लिख सकते हैं, 6H और 6OH। तो ये P2 और 6H ये दोनों मिलकर यहाँ पे हमें दे रहे हैं फॉस्फाइन। बाकी ये C3 और 6OH ये मिलकर यहाँ दे रहे हैं हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यहाँ भी सेम है, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है और 6 क्लोरीन है। तो ये 6 हाइड्रोजन और ये फॉस्फोरस के P2 दोनों मिलकर हमें दे रहे हैं 2PH3, और ये कैल्शियम के C3 और 6Cl दोनों मिलकर हमें दे रहे हैं 3CaCl2। इसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम कहते हैं कैल्शियम क्लोराइड। दोनों ही केस में हमें फॉस्फाइन मिल रहा है। जब हम कैल्शियम फॉस्फाइड को वाटर के संग रिएक्ट कराएंगे तो हमें फॉस्फाइन प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। जब हम कैल्शियम फॉस्फाइड को HCl के संग रिएक्ट कराएंगे तो हमें फॉस्फाइन प्लस कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा, वही यहाँ पर लिखा है। तो ये एक मेथड हो गए। ओके, दूसरा जो मेथड है वो यहाँ देख ले रहे हैं, लेबोरेटरी में कैसे इसे प्रिपेयर किया जाता है। तो इन लेबोरेटरी इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग वाइट फॉस्फोरस विथ कॉन्सेंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना कि वाइट फॉस्फोरस को अगर NaOH सॉल्यूशन के संग हीट किया जाए तो हमें फॉस्फाइन प्लस सोडियम हाइपोफॉस्फाइड मिलता है। तो यही मेथड जो है फॉस्फाइन बनाने का लेबोरेटरी मेथड है, ये हमने पहले ही देख चुके हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड है, इसे हमें याद रखना है। फिर है कि ये प्योर फॉस्फाइन इज नॉन इन्फ्लेमेबल। फॉस्फाइन अगर प्योर फॉर्म में अवेलेबल है तो ये नॉन इन्फ्लेमेबल है, ये ज्वलनशील नहीं है। लेकिन अगर इनमें कुछ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हो तो फिर ये इन्फ्लेमेबल बन जाता है। इम्प्योरिटीज़ क्या हो, जैसे कि डाईफॉस्फेन, ये इम्प्योरिटीज़ हो, या फॉस्फोरस के वेपर्स, ये अगर इम्प्योरिटीज़ के तौर पे इन पे प्रेजेंट हो तो ये फिर इनफ्लेमेबल हो जाता है। तो बेसिकली प्योर फॉस्फाइन नॉन इन्फ्लेमेबल है, लेकिन इम्प्योरिटीज़ होने के बाद इन्फ्लेमेबल हो जाता है। तो अब बात आता है कि हम फॉस्फाइन को प्योर कैसे बनाएं। तो ये फॉस्फाइन को प्योर बनाने के लिए, इनके अंदर से इम्प्योरिटीज़ हटाने के लिए हम इसे पास करते हैं HI से, मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड HI। तो हाइड्रोजन आयोडाइड से पास करने के बाद फॉस्फाइन हमें मिलता है फॉस्फोनियम आयोडाइड। देखिए कुछ नहीं था, PH3 और HI है, तो ये H और I सब इनमें जुड़ जा रहा है तो PH4I हो जाता है, PH4I। इसे हम कहते हैं फॉस्फोनियम आयोडाइड। अब इस फॉस्फोनियम आयोडाइड को फिर से पोटेशियम ऑक्साइड सॉल्यूशन से पास किया जाए, ट्रीट किया जाए, तो ये I और ये
के, दोनों मिलकर KI बनाते हैं। यहाँ से एक हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है और यहाँ पे जो ये OH है ये दोनों मिलकर H2O बना रहे हैं और फिर हमें PH3 ऐसे प्योर फॉर्म में मिल जा रहा है। तो ये इम्प्योर थे, इम्प्योर के संग हमने HI मिलाया, हमें मिला फॉस्फोनियम आयोडाइड, फॉस्फोनियम आयोडाइड के साथ फिर KOH मिलाया हूँ तो हमें मिल रहा है पोटेशियम आयोडाइड, हाइड्रोजन मतलब वाटर, और ये है प्योर फॉस्फाइन। क्या लिखा है, impurities can be removed from phosphine by absorbing it in hydrogen iodide to form phosphonium iodide, which on treating with potassium hydroxide gives pure phosphine। ठीक है, तो इसे कैसे प्योर करते हैं वो भी हमने देख लिया। अब फॉस्फाइन की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखें तो ये कलरलेस है, ठीक है, रॉटन फिश स्मेल है, बहुत ही अच्छा नहीं स्मेल है इनका, प्लस हाईली पॉइजनस है। ये बात ध्यान रखना है कि हमारा फॉस्फाइन हाईली पॉइजनस होता है और इट एक्सप्लोड्स विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि नाइट्रिक एसिड, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब के वेपर के संग अगर ये कांटेक्ट में आ जाए तो ये एक्सप्लोड कर सकता है, मतलब बहुत विग्रसली रिएक्ट करेगा। ओके, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल है। अमोनिया क्या था, फॉस्फाइन का ही तो भाई है ना अमोनिया। अमोनिया ऐसा दिखता है NH3 और फॉस्फाइन ऐसा दिखता है PH3। तो अमोनिया हाईली सॉल्युबल इन वाटर है, फॉस्फाइन स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर है। अमोनिया का भी स्मेल अच्छा नहीं है, फॉस्फाइन का भी स्मेल अच्छा नहीं है, और फॉस्फाइन हाईली पॉइजनस भी है नेचर में। और साथ में क्या है, फॉस्फाइन रिएक्ट्स विथ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट टू गिव रेड फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन गैस। अब ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि फॉस्फाइन वाटर के संग जब रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ लाइट तो हमें देंगे फॉस्फोरस जो रेड फॉस्फोरस है, मतलब पॉलीमर वाले फॉस्फोरस। तो ये रेड फॉस्फोरस है और साथ में हाइड्रोजन गैस बिल्कुल टूटकर ये ऐसा ही बन जाते हैं। ओके, और क्या है, when absorbed in calcium sulfate or mercury chloride solution, phosphine forms ये कैल्शियम सल्फेट नहीं था, कॉपर सल्फेट। when absorbed in copper sulfate or mercury chloride solution, phosphine forms copper sulfide, copper phosphide and mercuric phosphide। तो देखिए क्या बना रहा है, ये कॉपर सल्फेट है और साथ में फॉस्फाइन है, दोनों कॉम्बाइन होकर हमें यहाँ दे रहे हैं कॉपर फॉस्फाइड और सल्फ्यूरिक एसिड। इजी है समझने के लिए, सीधी सी बात है, ये वाला कंपोनेंट इनके संग रिएक्ट कर रहा है और बाकी ये वाले इसके संग रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये है ऐसा और ये है ऐसा, बस ये दोनों मिलाकर मुझे ऐसे देते हैं। ये जो फॉस्फाइड है इनमें P2 हमेशा रहेगा, तो कॉपर फॉस्फाइड में Cu3P2। हमने एक फॉस्फाइड और पढ़ा था थोड़ी देर पहले, यहाँ देखिए हमें कॉपर सल्फेट प्लस फॉस्फाइन को मिला रहा हूँ तो एक कॉपर का फॉस्फाइड प्लस एक एसिड मिल रहा है। हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर पढ़ा था प्रिपरेशन में कि देखिए यहाँ पर क्या था, हम एक कॉपर फॉस्फाइड प्लस एसिड को मिला रहे हैं तो हमें कॉपर क्लोराइड और फॉस्फाइन मिल रहा था। जस्ट इनका रिवर्स है नीचे कि अगर मैं कैल्शियम क्लोराइड को फॉस्फाइन के संग रिएक्ट करूँगा तो हमें कैल्शियम फॉस्फाइड प्लस HCl मिलेगा, लेकिन वो कैल्शियम नहीं है, वो कॉपर है। तो कॉपर के संग अगर फॉस्फाइन को रिएक्ट कराऊँ तो हमें कॉपर फॉस्फाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल रहा है। मर्क्यूरिक क्लोराइड के संग अगर मैं फॉस्फाइन को रिएक्ट कराऊँ तो हमें मर्क्यूरिक फॉस्फाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड मिल रहा है। लेकिन वो ऊपर वाले केस में उल्टा था कि मैं अगर कैल्शियम फॉस्फाइड का रिएक्शन कराऊंगा अगर HCl से तो हमें मिलेगा फॉस्फाइन प्लस कैल्शियम क्लोराइड। ये था, इसे बैलेंस कर लेना होगा। बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर 3 यहाँ पर 6 दे दिया तो ये बैलेंस हो गया, यहाँ पर 2 ऐसा। तो अब देखिए कॉपर और मर्क्यूरी के संग ये इस टाइप से रिएक्शन बना है कि फॉस्फाइन के संग रिएक्ट करके ये फॉस्फाइड दे रहे हैं, लेकिन कैल्शियम के संग फॉस्फाइड के संग रिएक्ट करके फॉस्फाइन दे रहे हैं। जस्ट ऐसा है, ठीक है, ये ध्यान रखना, एक ही जैसा रिएक्शन है। अब हमारा जो फॉस्फाइन है एक्ट्स एज ए लुईस बेस, जैसे कि अमोनिया एक लुईस बेस के जैसा काम करता था,
वैसे ही सेम हमारा फॉस्फाइन भी लुईस बेस के जैसा काम कर रहा है। कारण भी सेम है, क्योंकि अमोनिया जब हमने बनाया तो अमोनिया में एक लोन पेयर थे ऐसे ऊपर और 3 बॉन्ड। फॉस्फाइन का भी सेम है, यहाँ भी एक फॉस्फोरस के साथ लोन पेयर है और फिर 3 बॉन्ड। और लुईस बेस का क्या काम है? लुईस बेस उन्हें कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनके पास लोन पेयर है, तो ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉन अपने लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, इसलिए ये लुईस बेस के जैसे एक्ट करते हैं। अब बेस अगर एसिड के संग कंबाइन करेंगे तो क्या देंगे? सॉल्ट देंगे। तो ये भी अगर हमारा बेस है ये सारे, और ये हमारे एसिड से हमें पता है HCl एक एसिड है, HBr है, HI भी है, तो ये हमारे एसिड्स हैं। तो बेस एसिड के संग रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट देंगे। कौन सा सॉल्ट दे रहे हैं? ये सब फॉस्फोनियम कंपाउंड है, फॉस्फोनियम सॉल्ट है। अब अगर ये है तो फॉस्फोनियम क्लोराइड बोलूँगा, ये है तो फॉस्फोनियम ब्रोमाइड बोलूँगा, और ये है तो फॉस्फोनियम आयोडाइड बोलूँगा। अब थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था प्योरीफिकेशन ऑफ फॉस्फाइन में कि फॉस्फाइन को अगर हम HI के संग मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड के संग रिएक्ट कराए तो हमें फॉस्फोनियम आयोडाइड मिलता है। देखिए, सॉरी, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, देखिए यहाँ जब प्योरीफाई करने की बात आई है फॉस्फाइन को, तो इम्प्योरों को मैं HI के संग रिएक्ट कराऊंगा तो फॉस्फोनियम आयोडाइड मिलता है। और फिर इस फॉस्फोनियम आयोडाइड को KOH के संग कॉम्बाइन कराऊँ तो फिर KI अलग, H2O अलग, और प्योर फॉस्फाइन मुझे रिटर्न में मिल जाएगा। देखिए वही बात यहाँ पर है, ये हमारा फॉस्फोनियम आयोडाइड है, फॉस्फोनियम ब्रोमाइड है, फॉस्फोनियम क्लोराइड है, ये एसिड्स है सारे, और ये फॉस्फाइन हमारा बेस है। ठीक है, ये भी समझ आ रहा है। और लिखा है कि फॉस्फाइन बर्न्स टू फॉर्म फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड एंड वाटर। अब जैसे कि हमारा वाइट फॉस्फोरस था, उसे अगर ऑक्सीजन में रख दिया जाए तो वो भी विगरसली कैचेस फायर, और रिटर्न में हमें क्या देते थे? फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। यहाँ भी फॉस्फाइन भी अगर ऑक्सीजन के संग रख दिया जाए तो ये बर्न करेंगे और मुझे क्या देंगे? फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड और साथ में वाटर। फॉस्फाइन रिएक्ट्स विथ क्लोराइड टू फॉर्म फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये देखिए pH 3 है, ये अगर क्लोरीन के संग रिएक्ट कर रहे हैं तो फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, ये फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड 5 है ना, 5Cl है, तो इससे पेंटाक्लोराइड कहते हैं, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड प्लस HCl। ठीक है, इतना तो समझ आ रहा है हमें। ओके, तो ये सारे रिएक्शंस जो है हमें थोड़ा प्रैक्टिस कर करके याद रखना है, ध्यान में रखना है। फॉस्फाइन के यूजेस, तो सबसे पहली बात, क्योंकि फॉस्फाइन स्पॉन्टेनियसली कंबसन है इनका, जैसे यहाँ पर हमने देखा कि वो स्पॉन्टेनियसली बर्न करते हैं। ऊपर देखिए ये वाले जगह में फॉस्फाइन को ऑक्सीजन के संग रख दिया जाए तो ये बर्न करके हमें फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड देंगे और वाटर देंगे। तो इनका जो कंबसन है ये स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस मतलब कि खुद ब खुद होता है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फॉस्फाइन को अगर रख दिया जाए ओपन एयर में, ये कंबसन होगा इनका। तो ये प्रॉपर्टी यूज़ किए जाते हैं हॉल्मीस सिग्नल में। हॉल्मीस सिग्नल क्या है कि जब वाटर में सीप जा रहे हैं बड़े बड़े, ठीक है, ये मैं बोर्ड बना दिया लेकिन सीप समझिए, जा रहे हैं और ये कोई डिस्ट्रेस में है, कोई इशू में है, कोई प्रॉब्लम में आ गए, दूसरे का ध्यान इन्हें आकर्षित करना है, तो एक डिवाइस होता है हॉल्मीस सिग्नल, उसे वो वाटर में फेंक देते हैं। बस जैसे ही वाटर में फेंकते हैं इनमें फायर हो जाता है। ठीक है, तो सोचने वाली बात है, इन जनरल हम वाटर में कुछ फायर भी डालेंगे वाटर में तो बुझकर ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये ऐसा एक कंपाउंड है जब मैं वाटर में डालूंगा तो इनमें फिर फायर होगा, और ये फायर के कारण एक बहुत ब्राइट फ्यूम भी है और फ्लेम भी है। फ्यूम भी है मतलब धुआं भी आएगा, और फ्लेम भी है, आग भी है, दोनों ही है ये ब्राइट, और इससे दूर दूर से लोगों की ध्यान आकर्षित होगी यहाँ पर। तो ये हमारा हॉल्मीस सिग्नल का काम करता है। साथ में क्या है, इनमें स्मोक स्क्रीन का भी काम कर रहा है। स्मोक स्क्रीन मतलब अगर हमें किसी से बचकर भागना है तो मैंने एक स्मोक का स्क्रीन बना दिया, कुछ ऐसा कर दिया कि यहाँ पर पूरा धुआं धुआं बन गया। अब इस धुएं के आड़ में मैं पीछे से भाग जाऊंगा या कुछ अपना काम करूंगा। तो इन जनरल ये मिलिट्री में यूज होता है
स्मोक स्क्रीन के तौर पर। और दूसरा है इंसेक्टिसाइड एंड फ्यूमिगेंट्स। इंसेक्टिसाइड तो हमें पता है लिक्विड फॉर्म में होते हैं, उसे स्प्रे किया जाता है जिनसे इंसेक्ट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मर जाते हैं। और फ्यूमिगेंट्स जस्ट वही है कि गैसेस फॉर्म में रहेंगे, कि जैसे मुझे फॉस्फाइन तो पॉइजनस है, लेकिन मुझे कुछ खाने के ग्रेन्स ओके, राइस है या वीट है, कुछ ऐसे ग्रेन्स बहुत सारे हैं, यहाँ पर इंसेक्ट्स ख़राब कर सकते हैं इसे। तो इस ग्रेन को क्लोज चैम्बर में रखकर मैं इसमें फॉस्फाइन गैस इंजेक्ट कर दूंगा, भर दूंगा। तो इस फॉस्फाइन के कारण यहाँ पर जो भी इंसेक्ट होंगे वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ये उस टाइप के चीज़ को कहते हैं फ्यूमिगेंट्स। इंसेक्टिसाइड लिक्विड फॉर्म में होता है, मैं स्प्रे करता हूँ, और फ्यूमिगेंट गैसेस फॉर्म में होता है, उसे क्लोज एनवायरनमेंट में इंजेक्ट किया जाता है। दोनों का काम सेम है, इंसेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करना। तो हमने ये भी समझ लिया। ओके, कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं कि हमारा फॉस्फाइन इज बेसिक इन नेचर। इसे एक्सप्लेन करना है कि फॉस्फाइन बेसिक इन नेचर कैसे है। तो ऑब्वियस सी बात है, फॉस्फाइन जब एसिड से रिएक्ट करे, जो HI है, HCl है, HBr है, तो दे फॉर्म फॉस्फोनियम कंपाउंड्स विच शोज दैट इट इज़ बेसिक इन नेचर। एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि फॉस्फाइन हाइड्रोजन आयोडाइड के संग रिएक्ट कर फॉस्फोनियम आयोडाइड बना रहा है। एंड ड्यू टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन फॉस्फोनियम आयोडाइड, सॉरी लोन पे इलेक्ट्रॉन ऑन फॉस्फोरस एटम। देखिए ये जो हमने पहले कहा था, फॉस्फाइन अगर मैं ड्रॉ करूँ यहाँ पर, तो इसकी सर पे फॉस्फोरस एटम के ऊपर लोन पेयर है। तो ड्यू टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑन फॉस्फोरस एटम PH3 एक्ट्स एज लुईस बेस। तो ये लुईस बेस के जैसे काम करते हैं और एसिड के संग रिएक्ट करके सॉल्ट देते हैं, फॉस्फोनियम आयोडाइड। एक एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर। दूसरा क्या है, बॉन्ड एंगल इन PH4+। ठीक है, ये PH4+ क्या है, यही एक फॉस्फोनियम आयन है। ये फॉस्फोनियम आयोडाइड और ये PH, अगर इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, इस पूरे चीज़ को ऐसे तोड़कर दो कंपोनेंट में लिख दिया, एक है PH4+ और एक है I-। तो ये हमारा फॉस्फोनियम आयन, ये हमारा आयोडाइड आयन, दोनों मिलके फॉस्फोनियम आयोडाइड मिलते हैं। तो अगर मैं सिर्फ फॉस्फोनियम आयन की बात करूँ, तो बॉन्ड एंगल ऑफ फॉस्फोनियम आयन इज मोर एंड देन दैट इन PH3। इस फॉस्फाइन के कंपैरिजन में फॉस्फोनियम आयन का बॉन्ड एंगल ज़्यादा है। बॉन्ड एंगल किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये वाले एंगल के बारे में। ये जो हमारा P और H के बीच में एंगल है, इनके बारे में बात करें। P और H और H के बीच में जो एंगल्स है, ये सारे एंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इनमें एंगल जो है वो कम है, ये सिकुड़ा हुआ है, ये सब हाइड्रोजन एक दूसरे के पास आ गए हैं, लेकिन ये जो फॉस्फोनियम आयन है उनमें ये एंगल्स काफ़ी बड़े बड़े हैं। ऐसा क्यों? तो सीधी सी बात है, हमने ये पढ़ा था कि रिपल्सन होते हमने देखा है। किनके किनके बीच में होते हैं रिपल्सन? बॉन्ड पेयर के बीच में होता है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर के बीच में होता है, और लोन पेयर के बीच में होते हैं। तो यहाँ बॉन्ड पेयर, ये एक बॉन्ड पेयर है, ये एक बॉन्ड पेयर है, तो इनके बीच में रिपल्सन है। फिर ये बॉन्ड पेयर और ये लोन पेयर, इनके बीच में रिपल्सन है। और यहाँ लोन पेयर नहीं है, लेकिन उनके बीच में भी रिपल्सन होता है। सबसे स्ट्रॉन्ग रिपल्सन होता है लोन पेयर के बीच में। उसके बाद रिपल्सन होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, और सबसे कम रिपल्सन है बॉन्ड पेयर के बीच में। ठीक है, इतना हमें पता है। तो आप देखिए, जब ये फॉस्फाइन का मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करें, तो यहाँ एक लोन पेयर है, तो इस लोन पेयर और इस बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्सन होगा, ये तीनों, ये वाले के संग ये भी, ये तीनों, ये रिपल्सन तो ज़्यादा होंगे। रिपल्सन ज़्यादा होने के कारण ये H तीनों सिकुड़ के एक छोटे जगह पे आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ठीक है, और ये हमारा दूर में रहेगा इनसे, इनके कारण इनके एंगल्स जो है छोटे हो जाते हैं। ओके, वेयर है जब हमारा फॉस्फोनियम आयन है, तो वहाँ पर ये नहीं रहता, इनके जगह हमारा एक और हाइड्रोजन रहता है। उस वक्त ये देखने में कैसा होगा? उस वक्त वो देखने में ऐसे होंगे कि हमारा P के संग एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर। अब इस पे चार्ज भी है प्लस।
अब देखिए ये सारे ही हाइड्रोजन है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, सब बॉन्ड पेयर, तो इनके बीच में रिपल्सन भी कम है, तो ये एंगल्स जितने हैं सब बड़े बड़े एंगल हैं, थोड़े बड़े हैं। यही रीज़न है ये बॉन्ड पेयर ऑफ PH4 इज हायर देन दैट इन फॉस्फाइन PH3। देखते हैं बोथ PH4 एंड PH3 आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब sp3 हाइब्रिडाइज्ड वाली बात मैंने नहीं कहा। sp3 हाइब्रिडाइज्ड मतलब क्या? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कितने ऑर्बिटल्स हैं इनमें? टोटल 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, हमने ये पहले पढ़ा है। sp3 में एक s के ऑर्बिटल है और 3 p के ऑर्बिटल है, तीनों कॉम्बाइन होकर 4 नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बने हैं। हर एक ऑर्बिटल का नाम है sp3 ऑर्बिटल, लेकिन वो 4 है, संख्या उनकी 4 है। तो यहाँ पर इन फॉस्फोरस का भी एक sp3 ऑर्बिटल इधर है, थोड़ा कलर दूसरा ले लेता हूँ। तो यहाँ भी इस फॉस्फोरस के sp3 ऑर्बिटल यहाँ पर है एक, फिर यहाँ पर एक है 2, यहाँ पर एक है 3, यहाँ पर एक है 4, 4 sp3 ऑर्बिटल्स हैं इनके। ठीक है, चाहे वो अब मैं ये अमोनियम आयन लूँ या फॉस्फाइन के मॉलिक्यूल लूँ, दोनों में ही 4 sp3 ऑर्बिटल है। लेकिन अमोनियम में क्या है, ये चारों sp3 ऑर्बिटल हमारे हाइड्रोजन ऑर्बिटल के संग ओवरलैप कर रहे हैं, हाइड्रोजन के जो s ऑर्बिटल है उनके संग ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, और ये फॉस्फाइन में भी ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन एक sp3 ऑर्बिटल जो है उनमें सिर्फ लोन पेयर है, उनमें कोई ओवरलैप नहीं है। इतना तो हम समझ गए। तो यही कह रहे हैं कि बोथ sp4 प्लस एंड sp3 आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब 4 ऑर्बिटल है इनके पास। इन sp4 प्लस ऑल द 4 ऑर्बिटल्स आर बॉन्डेड विथ हाइड्रोजन। ठीक है, अभी हमने देखा, ये देखिए sp4 प्लस में pH4 प्लस में जितने सारे हाइड्रोजन ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, और ऑल 4, और एंड इन pH3 देयर इज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन फॉस्फोरस एटम, वो भी हमने देखा था पहले, लोन पेयर है। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन इन फॉस्फाइन, देयर बाई रिड्यूसिंग द बॉन्ड एंगल कंपेयर टू फॉस्फोनियम आयन। तो जो हमने कहा था ऐसे ही लिटरेचर में लिखा मिल रहा है। What happens when white phosphorus is heated with concentrated sodium hydroxide solution in an inert atmosphere of carbon dioxide? तो देखिए जैसे हमने कहा था इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक मेथड है प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फाइन का, और फॉस्फाइन बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो वाइट फॉस्फोरस को अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्यूशन, मतलब ये पूरा इनके संग अगर रिएक्ट कराया जाए इन इनर्ट एनवायरनमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो हमें फॉस्फाइन देंगे और सोडियम हाइपोफॉस्फाइड देंगे। ये हमने तो जब वाइट फॉस्फोरस पढ़ रहे थे उसी वक्त हमने ये रिएक्शन देखा था। ठीक है, आगे अब हम दूसरे कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। फॉस्फाइन हमारा ख़त्म हो गया और फॉस्फोरस ख़त्म हो गया, 2 चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। थर्ड हमारा है फॉस्फोरस हैलाइड, मतलब फॉस्फोरस के संग हैलाइड कॉम्बाइन होगा। हैलाइड में क्या क्या आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये 2 टाइप ऑफ हैलाइड्स बनाते हैं, एक ट्राई हैलाइड बनाते हैं, एक पेंटा हैलाइड बनाते हैं। मतलब कि देखिए ये वाले जो है ये फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड है, इनमें 3 एटम्स रहेंगे हेलोजेंस के, और ये हमारा फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड है, इनमें 5 एटम रहेंगे हेलोजेंस के। तो ट्राई हैलाइड का क्या क्या ऑप्शंस होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चारों ही ट्राई हैलाइड्स बना सकते हैं, लेकिन पेंटा हैलाइड में आयोडीन एक्सक्लूडेड है, आयोडीन पेंटा हैलाइड नहीं बना सकता। तो बेसिकली हमें ट्राई हैलाइड में क्या क्या देखने को मिलता है? PF3, PCl3, PBr3 और एक PI3, ये सारे ट्राई हैलाइड्स मिलते हैं। पेंटा हैलाइड्स क्या क्या देखने को मिलता है? PF5, PCl5 एंड PBr5। PI5 बोलकर अवेलेबल नहीं है। इन सारे ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड में हम जो पढ़ेंगे डिटेल में वो है ये वाला फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड, और एक पढ़ेंगे फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड। ये दोनों कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनकी प्रिपरेशंस देख लेते हैं। तो इनके प्रिपरेशन में सबसे पहले अगर मैं वाइट फॉस्फोरस को हीट करूँ विथ ड्राई क्लोरीन, क्लोराइड लिख दिया हूँ गलती से, विथ ड्राई क्लोरीन। तो अगर वाइट फॉस्फोरस को ड्राई क्लोरीन के संग हीट किया जाए तो हमें मिलेगा
फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। सिंपल सी स्टेप है। दूसरी बात, दूसरा प्रिपरेशन मेथड क्या है, जैसे अगर मुझे फॉस्फोरस क्लोराइड बनाना है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे फॉस्फोरस चाहिए और क्लोरीन चाहिए। यहाँ फॉस्फोरस और क्लोरीन को लेके मैंने बना दिया। दूसरा एक कंपोनेंट है, फिर से फॉस्फोरस लूँगा, लेकिन दूसरे साइड हम थायोनिल क्लोराइड ले रहे हैं। थायोनिल क्लोराइड का मतलब है SOCl2। तो यहाँ भी फॉस्फोरस और यहाँ पर एक थायोनिल क्लोराइड लिया। इन थायोनिल क्लोराइड से कुछ क्लोरीन निकलकर फॉस्फोरस के संग कॉम्बाइन करके हमें फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड देंगे। बाकी सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और साथ में कुछ सल्फर और क्लोरीन रह जाएंगे जो हमें डाई सल्फर डाइऑक्साइड देंगे। तो ये तीन ऐसे करके बैलेंस होंगे। तो वाइट फॉस्फोरस के संग थायोनिल क्लोराइड कॉम्बाइन करने पे हमें मिलेगा फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड डाई सल्फर डाइक्लोराइड। ओके, दिस दो मेथड से हम फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड बना सकते हैं। एक वाइट फॉस्फोरस को सीधा क्लोरीन के संग पास कराए, डाइक्लोरीन के संग, और दूसरे वाइट फॉस्फोरस को थायोनिल क्लोराइड के संग पास कराए। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज़ में आते हैं और इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तो इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है, ये कलरलेस ऑयली लिक्विड है, थोड़े लिक्विड है जो ऑयली इनका टेक्सचर है। और साथ में क्या है, पिरामिडल शेप है इनका। ये पिरामिडल शेप को हम कहते हैं एक्चुअली ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल क्यों, क्योंकि इनका ये पिरामिड है, इनका बेस देखिए 3 है, तो ऐसे 3 बेस वाले पिरामिड है, तो इसे ट्राइगोनल पिरामिडल कहते हैं। ये हमारा फॉस्फोरस है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 3D है। तो बेस देखिए 3 है ना, ऐसे करके बेस ये फॉस्फोरस पिरामिड में, मतलब टॉप ऑफ द पिरामिड, और इनके सर पे ऐसा लोन पेयर। तो जस्ट जैसे हमारा अमोनिया देखने को होता है, जैसा हमारा फॉस्फाइन देखने को था, सेम वैसे ही हमारा फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड भी देखने में है। अमोनिया था ना NH3, फॉस्फाइन PH3, ये भी वैसे ही है PCl3। तो स्ट्रक्चर भी इन सब का सेम है, ट्राइगोनल पिरामिडल। ओके, और हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये 1 2 3 ये 4। sp3 हाइब्रिडाइज्ड में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 4 ऑर्बिटल्स। तो वैसे ही इनके भी 4 ऑर्बिटल्स है। 3 ऑर्बिटल जो है बॉन्ड पेयर बना रहे हैं क्लोरीन के संग, और एक लोन पेयर बना रहे हैं। तो ये लोन पेयर है और ये सारे बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। ठीक है, और क्या, मॉइस्चर के संग अगर हमारा मतलब वाटर या मॉइस्चर के संग हमारे फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड अगर रिएक्ट करे तो वो बनाएंगे फॉस्फोरस एसिड, साथ में फ्यूम्स ऑफ HCl। ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना है कि फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड वाटर के संग जब रिएक्ट करेंगे तो हमें देंगे फॉस्फोरस एसिड एंड फ्यूम्स। फॉस्फोरस एसिड और फॉस्फोरिक एसिड दो अलग एसिड है, ध्यान रखना है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। एक में ऑक्सीजन 3 है, एक में ऑक्सीजन 4 है। P3PO2 ये भी एक कंपाउंड है, थोड़ी देर में पढ़ेंगे। फिर H3PO3 इसे हम कहते हैं फॉस्फोरस एसिड, और एक है H3PO4 इसे हम कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड, इसे कहते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो 3 नाम है, लिख लेते हैं, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ये है फॉस्फोरस एसिड, थोड़ी देर में हम ये तीनों ही पढ़ेंगे, और ये है फॉस्फोरिक एसिड। तीनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है, बस ये O2 है, O3 है, O4 है। O4 वाला है फॉस्फोरिक एसिड, 3 वाला है फॉस्फोरस एसिड, और 2 वाला है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो जब हम फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड को वाटर के संग रिएक्ट करा रहे हैं या मॉइस्चर के संग रिएक्ट करा रहे हैं तो वो हमें दे रहा है फॉस्फोरस एसिड, मतलब ये वाला, प्लस फ्यूम्स ऑफ HCl फ्यूमिक मतलब HCl इन फॉर्म्स ऑफ फ्यूम्स मतलब होते हैं, जैसे आपने देखा होगा ना, बॉटल में से अगर मैं कैप हटा दूँ तो इनमें से एक धुएं टाइप का ऐसे निकल रहा है, इस टाइप के HCl को हम कहते हैं फ्यूमिंग HCl है अंदर, कैप हटाने से
HCl इन वेपर यहाँ से निकलते रहते हैं, तो इसे कहते हैं फ्यूम्स ऑफ HCl, इसे कहते हैं फ्यूम्स। तो ये फ्यूमिंग HCl हमें मिलेगा इनके रिएक्शन से। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि मैं अगर फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड को वाटर के संग रिएक्ट कराऊँ तो फ्यूम्स देखने को मिलता है। वो फ्यूम्स क्यों आते हैं, मतलब ऐसा गैस वेपर टाइप का देखने को मिलता है, वो क्यों आते हैं? तो आंसर यही है कि ये वेपर इनका HCl के फ्यूम्स के कारण देखने को मिलता है। साथ में फॉस्फोरस एसिड भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन फ्यूम्स HCl के कारण है। यहाँ लिखा है फ्यूम्स फॉर HCl, ठीक है। और क्या देख रहे हैं कि अगले बार यहाँ तो वाटर के संग रिएक्ट कराया था, अब हम ऐसे चीज़ों के संग रिएक्ट कराएंगे जिनके पास OH हो। जैसे वाटर के पास तो OH था ही, क्योंकि वाटर को मैं लिख सकता हूँ H और OH। वैसे OH और किन के पास है, जैसे कि अगर मैं लूँ ये एसिटिक एसिड, तो इनके पास भी एक OH है। अगर मैं लूँ इथेनॉल, तो इनके पास भी एक OH है। तो इन चीज़ों के साथ अगर मैं रिएक्ट कराऊंगा फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड को, तो वो फिर से हमें फॉस्फोरस एसिड देंगे। तो सीधी सी बात है कि चाहे हम वाटर के संग रिएक्ट कराएं जिनमें OH है, या एसिटिक एसिड के संग रिएक्ट कराएं जिनमें OH है, या मैं इथेनॉल के संग रिएक्ट कराऊं जिनमें OH है, देखिए सब में OH है, तो ये सारे हमें देंगे क्या क्या, फॉस्फोरस एसिड। तीन ही केस में हमें फॉस्फोरस एसिड मिलेगा। इन वाले केस में देखते हैं, एसिटिक एसिड के संग जब PCl3 रिएक्ट कर रहा है, तो देखिए यहाँ से ये OH गायब, ठीक है, और OH गायब हुआ, और क्या अंदर आ रहा है Cl3, OH हटाकर Cl, तो देखिए ये हमें मिल रहा है CH3COCl, CH3COCl, और ये OH जो हटा है ये इस P के संग कॉम्बाइन होकर H3PO3 हो रहा है। OH देखिए 3 है, यहाँ पे 3 OH है, 3 OH है, मतलब कि मुझे H भी 3 मिल रहा है, O भी 3 मिल रहा है, और ये P अलग से यहाँ छूट रहा है, वो बीच में डाल दूंगा, H3PO3 ये हमें मिल गया। ये Cl जो था 3 था, यहाँ पे 3 है, ये Cl इस जगह को ऑक्यूपाई करेगा, CH3COCl, इसे हम कहते हैं एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है, और ये हमारा फॉस्फोरस एसिड। ठीक ऐसे ही एसिटिक एसिड के बाद हम इसका भी एग्जाम्पल लेंगे, इसे कहते हैं इथेनॉल। तो देखिए इथेनॉल के संग भी अगर हमारा PCl3 रिएक्ट कर रहा है, तो वही बातें हो रही है, इनका OH हटकर यहाँ चला जाएगा इनके साथ, और ये Cl चला जाएंगे इनके साथ। तो देखिए हमें मिल रहा है इथाइल क्लोराइड और फिर से फॉस्फोरस एसिड। ओके, अब पढ़ना है हमें फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो जैसे फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड कैसे बन रहा था, वाइट फॉस्फोरस को अगर मैं क्लोरीन के ड्राई क्लोरीन के संग रिएक्ट कराऊंगा तो हमें फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड मिल रहा था। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड भी वैसे ही होगा, जस्ट एक्सेस ऑफ क्लोरीन चाहिए। अगर थोड़ा क्लोरीन है तो ट्राईक्लोराइड बन जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा क्लोरीन है तो पेंटाक्लोराइड बन जाएगा, और कुछ भी नहीं। तो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग वाइट फॉस्फोरस विद एक्सेस ऑफ ड्राई क्लोरीन। तो अगर लिमिटेड ड्राई क्लोरीन है तो ट्राईक्लोराइड, एक्सेस ऑफ ड्राई क्लोरीन है तो पेंटाक्लोराइड। रिएक्शन के फॉर्मूला एक्सप्रेशंस ऐसे हैं, ठीक है। और क्या मेथड है, वहाँ पर एक मेथड था कि फॉस्फोरस को पहले क्लोरीन के संग किया हूँ, फिर फॉस्फोरस को थायोनिल क्लोराइड के संग किया था। यहाँ पर फॉस्फोरस को क्लोरीन के संग कर लिया हूँ, अब दूसरा फॉस्फोरस को सल्फ्यूरिल क्लोराइड के संग करूँगा। तो देखिए सल्फ्यूरिल क्लोराइड के संग अगर किया जाए, सल्फ्यूरिल क्लोराइड थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला था CSOCl2, ये था उनका फॉर्मूला थायोनिल क्लोराइड। सल्फ्यूरिल क्लोराइड का फॉर्मूला है SO2Cl2, एक ऑक्सीजन सिर्फ ज़्यादा है इनमें, ठीक है। इनके संग अगर ये रिएक्ट करेंगे तो फिर हमें फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड और सल्फर डाइऑक्साइड सिर्फ मिल रहा है। वहाँ पर क्या क्या मिल रहा था, यहाँ पर हमें फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड मिल रहा था, सल्फर डाइऑक्साइड मिल रहा था, और एक H2Cl2 जिसे हम डाई सल्फर डाई क्लोरीन कह रहे थे वो मिल रहा था। यहाँ पर हमें क्या क्या मिलेगा, यहाँ पर फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड मिलेगा और सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। ये वाले को देखिए अभी याद आ रहा होगा आपको, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। ये वाले प्रिपरेशन में देखिए, यहाँ फॉस्फोरस को अगर मैं थायोनिल क्लोराइड के संग रिएक्ट कराऊँ तो हमें फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड और डाई सल्फर डाई क्लोराइड मिल रहा था। वहीं पे अगर मैं फिर से वाइट फॉस्फोरस को अगर सल्फ्यूरिल क्लोराइड के संग रिएक्ट कराऊँ तो हमें सिर्फ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड और सल्फर डाइऑक्साइड मिल रहा है। ओके,
तो दोनों प्रिपरेशन मेथड हमने देख लिया दोनों का। अब फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड कैसे थे, ऑयली और लिक्विड फॉर्म में थे। ये वाला वाइट येलोइश वाइट पाउडर फॉर्म में मिलता है। ठीक है, देखिए फिर से याद दिलाता हूँ, इनका क्या था, कलरलेस ऑयली लिक्विड, कौन, फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड, कलरलेस ऑयली लिक्विड। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड क्या है, ये येलोइश वाइट पाउडर के फॉर्म में अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो ऑयली लिक्विड हुआ ट्राईक्लोराइड और वाइट पाउडर या येलोइश वाइट पाउडर हुआ हमारा पेंटाक्लोराइड। फिर से अगर ये मॉइस्चर के संग आए तो क्या करेंगे, तो ये फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड मॉइस्चर के वाटर के संग रिएक्ट करके फॉस्फोराइल क्लोराइड बनाएंगे, साथ में HCl। फिर ये फॉस्फोराइल क्लोराइड वाटर के संग रिएक्ट करके फॉस्फोरिक एसिड और HCl। तो अब थोड़ा सा अगर गौर फरमाए तो देखेंगे यहाँ पर ट्राईक्लोराइड क्या कर रहा था, ट्राईक्लोराइड वाटर के संग रिएक्ट करके फॉस्फोरस एसिड एंड HCl दे रहा था, है ना। यहाँ पर हमारा पेंटाक्लोराइड वाटर के संग रिएक्ट करके फॉस्फोरिक एसिड एंड HCl दे रहा है। वहाँ पर फॉस्फोरस एसिड एंड HCl मिल रहा था, यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड एंड HCl मिल रहा है। और यहाँ पर रिएक्शन 2 स्टेप्स में हो रहे हैं। डायरेक्टली वाटर के संग रिएक्ट करके फॉस्फोरिक एसिड एंड HCl नहीं मिल रहा, पहले वाटर के संग रिएक्ट करके फॉस्फोराइल क्लोराइड मिल रहा है एंड HCl, ये फॉस्फोराइल क्लोराइड फिर से वाटर के संग रिएक्ट कर रहा है, तब हमें फॉस्फोरिक एसिड एंड HCl मिल रहा है। वेयर एज ट्राईक्लोराइड में वाटर के संग रिएक्ट करने पर मुझे डायरेक्ट फॉस्फोरस एसिड एंड HCl मिलता था, जो फ्यूमिंग वाला था, धुआं निकलते थे उसमें से, और एसिड का नाम था फॉस्फोरस एसिड। यहाँ पर एसिड का नाम है फॉस्फोरिक एसिड, ये HCl के साथ मिल रहा है, लेकिन 2 स्टेप्स में है। पहला स्टेप में ये फॉस्फोराइल क्लोराइड बना रहे, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले स्टेप में ये फॉस्फोराइल क्लोराइड बना रहे और फॉस्फोराइल क्लोराइड फिर वाटर के संग रिएक्ट करके फॉस्फोरिक एसिड एंड HCl बना रहे। ठीक है, दोनों को थोड़ा कंपेयर कर करके पढ़ रहे तो याद रखने में ईजी होंगे। ऑन हीटिंग हमारा पेंटाक्लोराइड ऑन हीटिंग क्या बन जाते हैं, ट्राईक्लोराइड बन जाते हैं, सीधी सी बात है। पेंटाक्लोराइड है, अगर मैं हीट किया तो ट्राईक्लोराइड बनेंगे और 2 HCl के मॉलिक्यूल इनमें से निकल जाएंगे, 2 Cl के मॉलिक्यूल इनमें से निकल जाएंगे, तो ये क्लोरीन ऐसे बाहर, ये हो गया हमारा फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड। सो ऑन हीटिंग फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड डिकम्पोजेस टू फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड एंड क्लोरीन। इट रिएक्ट्स विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे पहले वाला फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड ऑर्गेनिक कंपाउंड के संग रिएक्ट करता था और करके हमें क्या देता था, हर केस में हमें दे रहा था फॉस्फोरस एसिड। अभी देखते हैं, यहीं पर लिखा था इसी पेज के ऊपर, देखिए ये ट्राईक्लोराइड OH वाले कंपाउंड के संग रिएक्ट किया है और साथ में दिया फॉस्फोरस एसिड एंड इथाइल क्लोराइड। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा, देखिए फॉस्फोरिक एसिड मैंने कह दिया, यहाँ पर हमें फॉस्फोराइल क्लोराइड मिलेगा। देखिए एसिटिक एसिड प्लस PCl5 मिलाकर हमें दे रहे हैं एसिटाइल क्लोराइड प्लस POCl3 प्लस HCl। पिछले वाले केस में क्या था, जब मैं ट्राईक्लोराइड पढ़ रहा था वहाँ पर CH3COOH प्लस PCl3, ये दोनों कॉम्बाइन होकर हमें क्या दे रहे थे, इजी भी था याद रखने को, CH3COCl और HPO, यहाँ पर H एक्चुअली 3 है, PO3 ये मिल रहा था हमें, इसे 3 लिखना है बैलेंस करने के लिए, इसे भी 3 लिखना है, बस ये है हमारा कंपाउंड, ऐसा मिल रहा था। ये था हमारा एसिटाइल क्लोराइड और ये था हमारा फॉस्फोरिक एसिड। इस केस में क्या मिल रहा है, ऐसे कॉम्बाइन करके एसिटाइल क्लोराइड तो मिल रहा है, ये सेम है ये वाला, लेकिन इस साइड हमें यहाँ फॉस्फोरस एसिड मिल रहा था, यहाँ पर हमें फॉस्फोराइल क्लोराइड प्लस HCl मिल रहा है, फॉस्फोराइल क्लोराइड प्लस HCl। पिछले वाले केस में जब हमारा इथेनॉल था तो वहाँ पर क्या मिल रहा था, PCl3, इसे भी 3 लिखूँगा, उस वक्त हमें मिल रहा था 3C2H5Cl और साथ में H3PO3, तो वहाँ भी हमें इथाइल क्लोराइड और साथ में फॉस्फोरस एसिड मिल रहा था। जब पेंटाक्लोराइड के संग इथेनॉल का रिएक्शन है तो फिर से हमें इथाइल क्लोराइड लेकिन साथ में फॉस्फोराइल क्लोराइड एंड HCl मिल रहा है, ये ध्यान रखना है। मतलब ये दोनों रिएक्शन में सेम चीज़ मिल रही है, ये सेम है, ये पूरा, लेकिन यहाँ पर फॉस्फोरस एसिड, यहाँ पर है फॉस्फोराइल क्लोराइड एंड HCl, यहाँ पर है फॉस्फोराइल क्लोराइड एंड HCl, मतलब फॉस्फोराइल क्लोराइड हाइड्रोजन क्लोराइड, फॉस्फोराइल क्लोराइड हाइड्रोजन क्लोराइड।
लेकिन यहाँ पर फॉस्फोरस एसिड है। इस तरीके से आप इसे ध्यान रख सकते हैं। ये वाला कंपाउंड सेम है, यहाँ पे एसिटाइल क्लोराइड मिला, यहाँ भी एसिटाइल क्लोराइड, यहाँ पे इथाइल क्लोराइड, यहाँ भी इथाइल क्लोराइड। तो ये जो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के संग रिएक्शन है, इससे हमें इथाइल क्लोराइड या एसिटाइल क्लोराइड या इथाइल क्लोराइड मिल रहा है। तो ये इनका मैन्युफैक्चर का भी एक मेथड है। क्या कहना चाह रहा हूँ कि इट इज़ यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक इथाइल क्लोराइड या एसिटाइल क्लोराइड। अगर मुझे इथाइल क्लोराइड या एसिटाइल क्लोराइड ऑब्टेन करना है, मुझे चाहिए ये चीज़, तो मैं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के संग एसिटिक एसिड को या फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के संग इथेनॉल को रिएक्ट करा सकता हूँ। यही सारी बातें यहाँ लिखी है, ठीक है। और क्या है कि ऑन हीटिंग फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड विथ फाइन डिवाइडेड मेटल्स, मेटल क्लोराइड्स आर ऑब्टेन। अगर मैं जस्ट फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड को ऐसे ही अकेला ही हीट कर दूंगा तो क्या होगा, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, इसे अगर मैं अकेला ही हीट कर दिया तो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और Cl2 मिलेगा। लेकिन अगर कोई मेटल के साथ हीट करूंगा, जैसे यहाँ सिल्वर के संग अगर मैं इसे हीट करूं तो क्या मिल रहा है, सिल्वर क्लोराइड मिलेगा। देखिए ये क्लोराइड, ये क्लोरीन जो है ये सिल्वर के संग मिल गया, सिल्वर क्लोराइड और फिर फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो ये जो क्लोरीन था अकेला वो सिल्वर के संग जुड़ जाएगा। यहाँ पर भी अगर टीन था और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, इनको अगर मैं हीट करूं तो फिर से फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड जैसे मिल रहा था, ये क्लोरीन जो अकेला था वो अब टीन के संग जुड़ गया, स्टेनस क्लोराइड मिल रहा है। तो बिना किसी मेटल के अगर है तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड प्लस क्लोरीन, मेटल के साथ है तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड तो मिलेगा, लेकिन ये मेटल के संग कॉम्बाइन होकर मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमें सिल्वर क्लोराइड मिल रहा है, यहाँ पर हमें स्टेनिक क्लोराइड मिल रहा है। ठीक है ना, इजी है, याद रखा जा सकता है, ठीक है। अब इनके स्ट्रक्चर में आ जाते हैं कि ये देखने में कैसा होता है। PCl5 की बात कर रहा हूँ, PCl5। तो एक बीच में हमारा P है और ये 3 Cl है एक लेवल पे, और फिर ऊपर की तरफ एक Cl और नीचे की तरफ एक Cl। यहाँ पर एक लाइन है, ऐसा डॉटेड लाइन है, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये 3D पिक्चर है, एक प्लेन पर ये है। जैसे अगर मैं ऊपर से देखूं तो ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक Cl, यहाँ पर एक Cl, यहाँ पर एक Cl, बीच में बिल्कुल बीच पे प्लेन पे P। अब इसके ऊपर की तरफ एक Cl और फिर नीचे से नीचे की तरफ एक Cl। ये एक 3D पिक्चर है, ठीक है। अगर मैं सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा देखूं तो ये बेस मुझे ट्रायंगल दिख रहा है और ये वाले से एक पिरामिड जैसा बन सकता है, तो इसे हम कहते हैं ट्रायगोनल पिरामिडल। लेकिन नीचे से भी एक पिरामिड बन सकता है। अगर नीचे से देखूं तो ये एक बेस है और ये इसका पिरामिड है ऐसा, तो ये भी एक ट्रायगोनल पिरामिडल। तो इसलिए इनका नाम है ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। तो एक पिरामिड ऊपर से बन सकता है इन तीनों का, एक पिरामिड नीचे से बन सकता है इन तीनों का। तो ये है ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। इनका शेप जो है उसे हम कहते हैं ट्रायगोनल बाई पिरामिडल इन शेप, ठीक है। और क्या है, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये वाले जो तीनों हैं ये एक ही प्लेन पे है, और ये Cl है ऊपर की तरफ और ये Cl नीचे की तरफ। मैं थोड़ा सर्कल कर देता हूँ। तो ये Cl ऊपर है, ये Cl नीचे है, और ये तीनों एक प्लेन पे है। तो ये तीन जो बॉन्ड है इसे हम कहते हैं, कौन सा बॉन्ड कहते हैं, इसे हम कहते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड, क्योंकि ये मतलब बीच में है, ठीक है ना, इसलिए इक्विटोरियल बॉन्ड। और ये ऊपर और नीचे वाले जो बॉन्ड है इसे हम कहते हैं एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड। तो इक्विटोरियल बॉन्ड का जो लेंथ है, ये एक्चुअली ये बॉन्ड नहीं है जो मैं ये ऑरेंज ये ब्लू से दिखाया हूँ, इसलिए वो डॉटेड था। एक्चुअली बॉन्ड ये है जो सॉलिड लाइन से दिखाया गया है। ब्लैक कलर से मैं थोड़ा इसे हाईलाइट कर देता हूँ। और ये हमारा एक्चुअल बॉन्ड है। P के संग C ऐसे बॉन्डेड है, Cl। ये फॉस्फोरस के Cl ऐसे बॉन्डेड है, फॉस्फोरस के संग Cl ऐसे बॉन्डेड है। ये तीन जो मैंने लाइन बनाए हैं ये हमारा इक्विटोरियल बॉन्ड। किनके बीच है, फॉस्फोरस और क्लोरीन के बीच में। ये सारे बॉन्ड के लेंथ सेम है, ये बिल्कुल एक जैसे बॉन्ड है, सबके लेंथ सेम है। और एक बॉन्ड है यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ और फॉस्फोरस के संग नीचे की तरफ। तो यहाँ पर डॉटेड कर देता हूँ, ये दिखेगा नहीं, और ये नीचे से ऐसे है, ठीक है। ये जो बॉन्ड बन रहा है इसे कहते हैं एक्सियल बॉन्ड। ये भी एक्सियल है, ये भी एक्सियल है। एक्सियल बॉन्ड का लेंथ इक्विटोरियल बॉन्ड से ज़्यादा होता है। एक्सियल बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा है इक्विटोरियल बॉन्ड से। अब ऐसा क्यों,
क्योंकि ये इक्वेटोरियल एक्सियल बॉन्ड में जो क्लोरीन है वो ज़्यादा रिपल्सन फेस कर रहा है कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के क्लोरीन में रिपल्सन कम है, आपस में इनके रिपल्सन कम है, लेकिन ये क्लोरीन का रिपल्सन इन तीनों के कारण है, इस क्लोरीन का भी रिपल्सन इन तीनों के कारण है। देयरफॉर इनके बॉन्ड, ये हमारे फॉस्फोरस से ज़्यादा दूर है तो बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है, इन जनरल ऐसा क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए कहा गया। शेप तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये हमने समझ लिया। साथ में है कि 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड PCl bonds are equivalent and the 2 axial bonds are longer than the equatorial bond. This is because axial bond pairs suffer more repulsion as compared to equatorial bond pair. ये एक्सियल बॉन्ड पेयर में रिपल्सन ज़्यादा महसूस होता है कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर, इसलिए इनके लेंथ जो है ज़्यादा है। ये सारी बातें किनके लिए सच थी? गैसियस एंड लिक्विड फॉर्म ऑफ PCl5 के लिए। अगर सॉलिड फॉर्म ऑफ PCl5 हो तो वो एक्चुअली आयंस में अवेलेबल रहते हैं। आयंस में कैसे, इनका आयन कैसे बनेगा? अगर 2 मॉलिक्यूल होते तो PCl5 और एक मॉलिक्यूल PCl5, 2 मॉलिक्यूल होते। अगर दोनों ही ये होते, मतलब न्यूट्रल होते, तो एक PCl5 होता और दूसरा भी एक PCl5 होता। लेकिन अब ये न्यूट्रल नहीं है, आयन बना रहे हैं, तो एक मॉलिक्यूल अपना एक Cl दूसरे को दे देता है। ओके, एक मॉलिक्यूल अपना एक Cl दूसरे को दे देता है। जैसे ये अपना एक Cl दे देंगे, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे, इनका फॉर्मूला ऐसा हो गया। और दूसरे PCl जिसने Cl ले लिया वो नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे, उनका फॉर्मूला ऐसा हो गया, PCl6 माइनस और ये PCl4 प्लस। अब ये दोनों आयंस बन गए, एक दूसरे के संग अटैच होकर रहेंगे। ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है, दोनों मिलकर एक साथ है। सेम जैसे NaCl होता है, एक साथ है, लेकिन Na प्लस है और Cl माइनस है। Na ने एक अपना इलेक्ट्रॉन Cl को दे दिया, Cl ने Na का एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये माइनस साइन हो गया, पॉजिटिव प्लस साइन। अब ये दोनों एक साथ रहते हैं, NaCl, ये एक आयनिक कंपाउंड है। सेम ऐसे ही 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PCl जो है वो भी एक आयनिक कंपाउंड के जैसे ऐसे रखते हैं। एक PCl अपना क्लोरीन इसे देकर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और दूसरा PCl5 अपना उनके क्लोरीन को लेकर नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव आयनिक कंपाउंड के जैसे एक साथ जुड़कर रहते हैं बॉन्ड बनाकर। ठीक है, जब ये वाला अकेला है, ये टेट्राहेड्रल बनाएंगे, क्योंकि ऐसा P फिर 4 बॉन्ड ऐसे Cl का, तो ये टेट्राहेड्रल है। और ये वाले कैसे रहेंगे? ये ऑक्टाहेड्रल के तौर पे रहेंगे। ऑक्टाहेड्रल कैसा? ऑक्टाहेड्रल में देखिए, ये P सेंटर में ऐसे 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 ऐसे, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है ना। ये जैसे हमने अभी यहाँ पर देखा था PCl5 में, ये क्या था कि एक प्लेन पे ट्रायंगल जैसा बन रहा है और एक ऊपर एक नीचे। अब ये ट्रायंगल के जगह अगर स्क्वायर बनेंगे तो ये हो गया ऑक्टाहेड्रल। तो एक प्लेन पे स्क्वायर जैसा बन रहा है, ये एक प्लेन पे है, ठीक है, एक प्लेन पे स्क्वायर जैसा शेप बन रहा है और इस प्लेन के ऊपर की तरफ एक, नीचे की तरफ एक। ओके, इसे हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। तो ऐसा हमारा होगा PCl6 होगा। देखिए यहाँ एक Cl, 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 और एक माइनस चार्ज इनके ऊपर रहेगा। तो यह हो गया हमारा PCl6। इनका शेप है ऑक्टाहेड्रल। और जो PCl4 है, यहाँ पे एक प्लस चार्ज रहेगा, इनका शेप है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल मतलब ट्राईपॉड समझ सकते हैं। ट्राईपॉड के 3 लेग है, ये एक लेग है, ये एक लेग है, ये एक लेग है, और ये हमारा हेड है ट्राईपॉड का। तो ये है हमारा टेट्राहेड्रल। और ये हमारा ऑक्टाहेड्रल। दोनों मिलकर एक आयनिक कंपाउंड के जैसे एग्जिस्ट करते हैं। उनका फॉर्मूला होगा PCl5 2 बार, PCl5। ओके, ये कौन से फॉर्म में? सॉलिड के फॉर्म में। फिर से देख लेते हैं। लिक्विड के फॉर्म में इनका शेप है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। गैस के फॉर्म में भी शेप है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। सॉलिड के फॉर्म में जब ये रहते हैं तो आयनिक स्टेट में रहते हैं। उस वक्त जो कैटायन होता है उनका शेप होता है टेट्राहेड्रल, जो एनायन होते हैं उनके शेप होते हैं ऑक्टाहेड्रल। ठीक है। वाई डज PCl3 फ्यूम्स इन मॉइस्चर? ये हमने जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था, PCl3 को अगर मॉइस्चर में रख दिया जाए तो उनमें से फ्यूम निकलेंगे। क्यों?
सेम बात है कि PCl3 को अगर वाटर के संग रिएक्ट कराएं तो फॉस्फोरस एसिड एंड फ्यूमिंग HCl मिलता है, तो इस HCl के कारण उनमें से फ्यूम निकलता है। ठीक है, फिर वाई आर ऑल फाइन 5 बॉन्ड्स ऑफ PCl5 मॉलिक्यूल्स इक्विवेलेंट। PCl5 के कि जितने भी 5 बॉन्ड्स है सारे इक्विवेलेंट है, बिल्कुल नहीं, जो इक्विटोरियल बॉन्ड है वो इक्विवेलेंट है, लेकिन जो एक्सियल बॉन्ड है उनका लेंथ ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है कि एक्सियल बॉन्ड पेयर सफर्स मोर रिपल्सन कंपेयर टू इक्विटोरियल बॉन्ड, इसलिए सारे 5 बॉन्ड सेम नहीं है। और क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन PCl5 इज हीटेड, ऑब्वियस सी बात है वो डिकम्पोज करके PCl3 और क्लोरीन बना देंगे। और क्या है, राइट अ बैलेंस इक्वेशन फॉर हाइड्रोलिटिक रिएक्शन ऑफ PCl5 इन हैवी वाटर। हैवी वाटर के संग जब PCl5 रिएक्ट करेगा तो उनका रिएक्शन हमें लिखना है। बस हैवी वाटर की जगह अगर सिर्फ वाटर होता, हैवी नहीं रहता, तो हमने क्या देखा कि PCl5 वाटर के संग रिएक्ट करके फर्स्ट क्या बनाते हैं, फॉस्फोराइल क्लोराइड। फॉस्फोराइल क्लोराइड, फिर फॉस्फोराइल क्लोराइड जो है वो वाटर के संग रिएक्ट करके फॉस्फोरिक एसिड बनाते हैं। हमने कहाँ देखा था, थोड़ी देर पहले ही देखा था, यहाँ पर जो मैं 2 बार कह रहा था, ये वाले जगह कि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड वाटर के संग रिएक्ट करके फॉस्फोराइल क्लोराइड एंड HCl, फिर फॉस्फोराइल क्लोराइड वाटर के संग रिएक्ट करके फॉस्फोरिक एसिड एंड HCl। जस्ट यहाँ अब H की जगह मैं वाटर के H2O की जगह D2O लिख दूंगा, क्योंकि ये नॉर्मल वाटर नहीं है, हैवी वाटर है। नॉर्मल वाटर हमारा होता है H2O, हैवी वाटर होता है D2O। जैसे वाटर H स्टैंड फॉर हाइड्रोजन, D स्टैंड फॉर ड्यूटेरियम, तो उस ड्यूटेरियम के कारण D लिखते हैं, और बाकी सारे रिएक्शन सेम रहेंगे, जस्ट D के जगह मैंने H लिखा है। तो यहाँ भी D2O, यहाँ पर DCl, यहाँ पर D2O, यहाँ पर DCl। यहाँ भी H3PO4 था जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड फॉस्फोरिक एसिड कहते थे। अब यहाँ पर D3PO4 है जिसे हम अभी भी फॉस्फोरिक एसिड ही कहते हैं। ओके, अब ये अगला सेक्शन स्टार्ट होता है यहाँ पर ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, तो इसे भी देख लेते हैं। तो जब ऑक्सो एसिड्स पढ़ेंगे फॉस्फोरस के तो हम देखेंगे कि हमारे पास 3 ऑक्सो एसिड्स है, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था। एक ऑक्सो एसिड है हमारा H3PO2, दूसरा है H3PO3 और तीसरा है H3PO4। इसका नाम हम पहले ही जानते हैं, फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड। इनका नाम है फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड, और इनका नाम है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो यही 3 ऑक्सो एसिड्स फॉस्फोरस के हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ लिखा है कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सो एसिड्स आर इंटररेटेड इन टर्म्स ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो जस्ट लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन के ही ऊपर ये बेस्ड है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। ओके, अब इनके नाम और इनके स्ट्रक्चर, इनके फॉर्मूला, इनके ऑक्सीडेशन नंबर हम यहाँ पर देख ले रहे हैं। तो जो हमारे ऑक्सो एसिड्स है उनके 3 तरीके हैं। पहला है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, जिसे हम फॉस्फिनिक एसिड भी कहते हैं। हाइपोफॉस्फोरस एसिड जिसे हम फॉस्फिनिक एसिड भी कहते हैं। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ये ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड या फॉस्फोरस एसिड एक ही बात है, इसे हम फॉस्फोनिक एसिड भी कहते हैं। ये फिनिक, ये फोनिक। और फिर ये है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, या इसे हम फॉस्फोरस एसिड भी फॉस्फोरिक एसिड भी कह सकते हैं। ये ऑर्थो वर्ड यूज करते हैं, ये ऑर्थो वर्ड नहीं भी यूज कर सकते, तो फॉस्फोरस एसिड या फॉस्फोरिक एसिड। और फॉस्फोरस एसिड को फॉस्फोनिक एसिड भी कहते हैं, और हाइपोफॉस्फोरस एसिड को फॉस्फिनिक एसिड भी कहते हैं। फॉर्मूला तो हमने पहले ही देख लिया है। ये इनका ऑक्सीडेशन नंबर है। ऑक्सीडेशन नंबर किनका, पी का, इस पी का। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, हाइड्रोजन का +1 है, और फॉस्फोरस का मुझे नहीं पता तो मैं x लिख देता हूँ। अब इसे सॉल्व करके देखता हूँ। तो 3 × +1, क्योंकि हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं, तो 3 × +1 प्लस x मुझे नहीं पता फॉस्फोरस का, प्लस 2 × -2, 2 × -2 इक्वल्स टू 0। 0 क्यों, क्योंकि इस पूरे मॉलिक्यूल का ओवरऑल चार्ज जो है 0 है। तो इसे हम लिख सकते हैं 3 + x - 4 इक्वल्स टू 0।
x इक्वल्स टू +1। ठीक वैसे ही अगर इसे +1 इसे -2 और इसे x लूँगा तो यहाँ पर हमें x इक्वल्स टू -3 आएगा। और यहाँ पर फॉस्फोरस एसिड के फॉस्फोरिक एसिड के लिए इनका ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, तो P के ऊपर ऐसे +5 लिखते हैं। यहाँ P के ऊपर हम +3 लिख सकते हैं, +3, और यहाँ पर हम P के ऊपर +1 लिख सकते हैं। तो ये है इनका ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग। इनका स्ट्रक्चर अगर देखें तो क्या है, यहाँ पर H3PO2 ऐसे लिख सकते हैं। P और O के बीच में एक डबल बॉन्ड तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए ये तीनों के जब स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, दो चीज़ कॉमन है, P डबल बॉन्ड O और P सिंगल बॉन्ड OH तीनों में है। यहाँ पे P डबल बॉन्ड O एक है और P सिंगल बॉन्ड OH एक है, और बाकी दो है 2 नंबर ऑफ P बॉन्ड H। यहाँ पर देखिए P डबल बॉन्ड O है, P सिंगल बॉन्ड OH है और P एक बॉन्ड H है। ये है एक, ये है यहाँ पर 2 और यहाँ पर ये एक है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो P डबल बॉन्ड O एक है और P सिंगल बॉन्ड OH 3 है, लेकिन हमारा P सिंगल बॉन्ड H नहीं है यहाँ पर। कहने का मतलब है कि ये वाला और ये वाला पार्ट कॉमन है। उसके बाद देखिए यहाँ पर H के जगह OH है, यहाँ पर तीसरे वाले में दोनों ही H को रिप्लेस कर दिया गया है OH के साथ, तो यहाँ पर P सिंगल बॉन्ड H है ही नहीं है, ओके। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब ये जो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और ये H है OH है, इसके ऊपर कुछ इनके प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती है। स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया है, सबके स्ट्रक्चर लगभग एक जैसे हैं, प्रॉपर्टीज़ कुछ डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है कि जिनमें H ज़्यादा है, जैसे इनमें PH का बॉन्ड ज़्यादा है ना, 2 नंबर है PH बॉन्ड, तो ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इनमें H ज़्यादा है ऐसे। और बेसिक जो है वो कम है, वीक बेसिसिटी, क्योंकि बेसिसिटी किस पर डिपेंड करता है, OH के ऊपर। तो OH के ऊपर बेसिसिटी डिपेंड करता है और रिड्यूसिंग एजेंट डिपेंड करता है H के ऊपर। तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है लेकिन वीक बेसिक है। वैसे ही मैं अगर नीचे आ जाऊँ तो इनके कंपैरिजन में, ये ऊपर वाले के कंपैरिजन में इनमें OH 2 है, तो ये फिर थोड़ा स्ट्रॉन्ग, इनका बेसिसिटी इनसे ज़्यादा है, तो इसे हम कहते हैं डाई बेसिक। डाई बेसिक मतलब 2 बार बेस है, डाई बेसिक, सॉरी मैं बाई लिख दिया हूँ, डाई बेसिक। और ये वाले में 3 बेस है, 1 2 2 3, ये 3 है, तो इसे ट्राई बेसिक। तो मैं देख सकता हूँ जैसे मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, जैसे जैसे मैं हाइपोफॉस्फोरस से फॉस्फोरस और फॉस्फोरस से फॉस्फोरिक एसिड में आ रहा हूँ, ये OH है, इसमें 2 OH है, इनमें 3 OH है, तो इनका बेसिसिटी जो है इंक्रीज हो रहा है। वीक बेसिसिटी था, मतलब इसे मोनो बेसिक भी कह सकता हूँ, क्योंकि एक बेस है तो मोनो बेसिक, मोनो बेसिक। तो एक बेस है मोनो बेसिक, 2 बेस है डाई बेसिक, 3 बेस है ट्राई बेसिक। तो ये हो गया इनकी बेसिसिटी। और रिड्यूसिंग एजेंट की बात करूँ तो हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट के लिए डिपेंडेंट है, मतलब रिस्पॉन्सिबल है। तो इनमें 2 हाइड्रोजन है तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इसमें 1 हाइड्रोजन है तो उससे थोड़ा वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये तो सबसे वीकेस्ट है, इसमें तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इनका रिड्यूसिंग नेचर जो है, रिड्यूसिंग एजेंट जो है वीकेस्ट है। ठीक है, इतना बात हमने समझ लिया। यहाँ से थोड़ा थ्योरी भी देख लेते हैं आगे। तो देखते हैं, इन ऑक्सो एसिड फॉस्फोरस इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय अदर एटम्स। तो ये बात तो सच है कि एक फॉस्फोरस है, और जो भी 3 ऑक्सो एसिड हमने पढ़ा उनमें एक फॉस्फोरस है, और टेट्राहेड्रली मैंने 4 दिशा से ये ऐसे ट्राइपॉड के जैसे फॉस्फोरस हमारा सराउंडेड है। ऊपर वाले में डबल बॉन्ड हमेशा रहेगा ऑक्सीजन के साथ, और फिर यहाँ पर 3 लेग में हाइड्रोजन OH तो रहेगा ही, फिर ये 2 हाइड्रोजन हो सकता है, या एक OH एक हाइड्रोजन, और या तो फिर दोनों ही OH हो सकते हैं। यही 3 वैरायटी हमारे पास है। तो वही कह रहे हैं कि इन ऑक्सो एसिड फॉस्फोरस इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय अदर एटम्स। इन ऑल दीज एसिड्स एटलीस्ट 1 P डबल बॉन्ड O ये वाला एंड 1 POH ये वाला रहेगा ही रहेगा। ओके, उसके बाद इन ऑक्सो एसिड्स लाइक H3PO2 एंड H3PO3
मतलब ये वाला PO2 है ना, तो यहाँ पर H है, यहाँ पे H, ये वाला है हमारा H3PO2। और फिर H3PO3 ये कैसे होगा, डबल बॉन्ड P, यहाँ पर OH, ये वाला भी OH और सिर्फ एक हमारा H, तो ये हो गया हमारा H3PO3। तो इन दोनों केसेस में इन विच फॉस्फोरस ऑक्सीडेशन स्टेट इज लेस देन 5, इनमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन, अगर ये OH लिख देता हूँ मैं, OH, तो देखिए इनमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था, +5, इनमें क्या था, +3, और इनमें क्या था, +1। ये हमने देखा ही है, यहाँ देख लेते, याद नहीं है तो एक बार, ये हमारा फर्स्ट केस है जिनमें 2 H है तो +1, एक H है तो +3, और जो तीनों OH है तो +5, ये हम जानते हैं, वही हमने किया यहाँ पर। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट जिनका लेस देन +5 है उनमें क्या हो रहा है, अपार्ट फ्रॉम P डबल बॉन्ड O एंड POH, PH बॉन्ड भी अवेलेबल है। देखिए जो ऑक्सीडेशन नंबर +5 है उनमें PH बॉन्ड नहीं है, सिर्फ POH है और P डबल बॉन्ड O है, लेकिन इन दोनों में P डबल बॉन्ड O और POH के साथ के अलावा H बॉन्ड भी, PH बॉन्ड भी अवेलेबल है। इनमें 2 PH बॉन्ड है, इनमें 1 PH बॉन्ड है। तो ये तो हमने पहले ही देख लिया, समझ लिया है। और क्या कह रहे हैं कि इन ऑक्सो एसिड हैविंग PH बॉन्ड, जिनमें P और H अवेलेबल है, जैसे कि ये दोनों में P और H अवेलेबल है, इनमें PH बॉन्ड अवेलेबल नहीं है। तो इन ऑक्सो एसिड हैविंग PH बॉन्ड आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। मैंने पहले ही कहा था कि H बॉन्ड अवेलेबल है, PH बॉन्ड, तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये उससे थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इनमें एक H है सिर्फ, इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। दस H3PO2 मतलब ये वाला इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट एज इट कंटेन्स 2 PH बॉन्ड, ये 2 PH बॉन्ड है इसलिए, एंड रिड्यूसेस सिल्वर नाइट्रेट टू मेटलिक सिल्वर, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सिल्वर नाइट्रेट को रिड्यूस करके मेटलिक सिल्वर में कन्वर्ट कर देता है। तो देखिए ये इनका रिएक्शन है, ये हमारा हाइपोफॉस्फोरस एसिड है, ये वाला, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसे रिड्यूस करके सिल्वर बना दिया। कैसे रिड्यूस किया, देखिए इनका अगर ऑक्सीडेशन नंबर देखा जाए तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 था सिल्वर का। कैसे निकालता हूँ, सेम उसी मेथड से, कि जिनका नहीं पता उनका X लिख दूंगा, ऑक्सीजन का तो -2 है और फॉस्फोरस का यहाँ पर +5 है, सॉरी नाइट्रोजन का यहाँ पर +5 है। तो इस तरीके से इनका ऑक्सीडेशन नंबर सिल्वर का +4 हो गया, सॉरी +1 हो गया, क्या कह रहा हूँ, +1 हो गया। अब ये +1 से जब ये नॉर्मल सिल्वर पूरा ओरिजिनल सिल्वर में जा रहा है, प्योर सिल्वर में, तब इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो क्या हो रहा है, +1 से 0 मतलब ये रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है मतलब डिक्रीज हो रहा है, मतलब रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन। तो सिल्वर का रिडक्शन हो गया, किसने कर दिया रिडक्शन, इसने। ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इसने सिल्वर नाइट्रेट को रिड्यूस करके सिल्वर बना दिया। ठीक है, और साथ में क्या बनाया, इनके साथ ये भी एक बना है, ये है हमारा फॉस्फोरिक एसिड, ये वाला। ठीक है, इस फॉस्फोरिक एसिड में क्या है ऑक्सीडेशन नंबर इनका, देखिए P का ऑक्सीडेशन नंबर है +5 और इनमें +1। तो जो दूसरों को रिड्यूस करता है वो खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। तो ये देखिए ये खुद इनका फॉस्फोरस +1 से +5 में चला गया, मतलब हमारा फॉस्फोरस ऑक्सीडाइज हुआ है और सिल्वर रिड्यूस हुआ है। लिख देता हूँ, सिल्वर में रिडक्शन हुआ है, कैसे, ये +1 से 0 बन गया इनका ऑक्सीडेशन नंबर, और फॉस्फोरस में ऑक्सीडेशन हुआ है, कैसे, कि ये +1 से +5 बन गया। तो इनमें इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इसलिए ऑक्सीडेशन हुआ है, इनमें डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इसलिए रिडक्शन हुआ है। ठीक है, किसने कर दिया, हाइपोफॉस्फोरस एसिड ने, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये हमारे सिल्वर नाइट्रेट को रिड्यूस करके सिल्वर बना सकता है। ओके, अब आते हैं, द pH बॉन्ड आर नॉन आयोनाइजेबल एंड टू गिव H+ एंड डू नॉट प्ले एनी रोल इन बेसिसिटी। ये pH बॉन्ड जो है ये बेसिसिटी में कोई रोल प्ले नहीं करता। बेसिसिटी में कौन रोल प्ले करता है, हमारा OH बॉन्ड जो है, ओनली दोज हाइड्रोजन एटम्स विच आर अटैच्ड विथ ऑक्सीजन इन POH बॉन्ड आर आयनाइजेबल एंड कॉजेज बेसिसिटी। तो ये वाले हाइड्रोजन जो pH बॉन्ड में है यही आयनाइजेबल है, यही बेसिसिटी को क्रिएट करते हैं। तो जितना ज़्यादा ये वाला हाइड्रोजन होगा उतना ज़्यादा बेसिक होगा। तो देखिए ये OH किस में ज़्यादा है, इन तीनों में से इनमें OH ज़्यादा है, तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक। इनमें 2 OH है तो इससे कम बेसिक, इनमें सिर्फ एक OH है, ये सबसे कम बेसिक।
तो ये ट्राई बेसिक है, तीन बार बेस रिलीज कर सकता है OH। ये डाई बेसिक है और ये मोनो बेसिक है। यही बातें यहाँ लिखी है। हेंस H3PO3 मतलब ये वाला, ये बीच वाले, ये डाई बेसिक है, डाई बेसिक एज इट हैज़ 2 POH बॉन्ड। देखिए 2 POH बॉन्ड है यहाँ पर, 2 POH बॉन्ड, तो एज इट हैज़ 2 POH बॉन्ड। एंड H3PO3 इज ट्राई बेसिक एट इट हैज़ 3 POH बॉन्ड। तो ये वाला है हमारा 3 POH बॉन्ड। तो इस तरीके से हमने ये देख लिया। अब क्या कह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन ऑक्सी एसिड्स इन ऑक्सीडेशन स्टेट +3, जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। क्या है हमारे पास 3 ऑक्सो एसिड है, एक का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, एक का है +3, एक का है +5। +1 वाले का नाम है हाइपोफॉस्फोरस एसिड जो है H3PO2। +3 वाले का नाम है फॉस्फोरस एसिड जिनका फॉर्मूला है H3PO3। और +5 वाले का नाम है फॉस्फोरिक एसिड जिनका फॉर्मूला है H3PO4। तो अभी हम ये वाले की बात कर रहे हैं कि जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, वो वाले फॉस्फोरस एसिड जो है या ऑक्सो एसिड का डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन मतलब एक रिएक्शन होगा जिसमें साइमल्टेनियसली ये ऑक्सीडाइज भी होगा और रिड्यूस भी होगा। तो साइमल्टेनियसली ये रिड्यूस भी होगा, ऑक्सीडाइज भी होगा। ऑक्सीडाइज होकर इनका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +5 और रिड्यूस होकर इनका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -3। कौन सा करेगा? ये वाले जिनका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, इनका नाम है फॉस्फोरस एसिड। ये एक साथ ऑक्सीडाइज भी हो जाते हैं, रिड्यूस भी हो जाते हैं। एक साथ ऑक्सीडाइज और रिडक्शन होने को ही कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन। ठीक है, ये हमने पढ़ा था रेडॉक्स रिएक्शन में। तो ये इनका डिसप्रोपोर्शनेशन होगा ऑन हीटिंग। अगर मैं इसे देखिए क्या लिखा है, 10 फॉस्फोरस एसिड ऑन हीटिंग डिसप्रोपोर्शनेट टू गिव फॉस्फोरिक एसिड एंड फॉस्फाइन। तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट 5 देगा उसका नाम है, उस कंपाउंड का नाम होगा फॉस्फोरिक एसिड, ये वाला, ये फॉस्फोरिक एसिड। तो यहाँ पर हमें जो 5 मिल रहा है उनका नाम है फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4 ये मिल रहा है। और जो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले फॉस्फोरस है उनका नाम होगा PH3। इनमें हमारा H का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होता है। तो यहाँ पर वही लिखा है, ये देखिए P के ऊपर -3, इस P के ऊपर +5, यहाँ पर +3, तो +3 से +5 मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ, और फिर +3 से -3 मतलब रिडक्शन हो रहा है यहाँ। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन एक साथ, सॉरी नॉट रेडॉक्स रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन जो एक साथ यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये हमें +3 वाले ऑक्सो एसिड्स में मिलता है। +3 वाले ऑक्सो एसिड्स कौन से हैं? इनका नाम है फॉस्फोरस एसिड। तो फॉस्फोरस एसिड क्या देंगे मुझे? फॉस्फोरिक एसिड एंड फॉस्फाइन। ये सारी बातें यहाँ लिखी है, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फाइन। ओके, अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। हाउ डू यू अकाउंट फॉर रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ H3PO2? ये कौन सा है? जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, सॉरी हाँ +1। ये वाले जो हमारे एसिड है जिनका नाम हाइपोफॉस्फोरस एसिड है, इनकी बेसिसिटी हम कैसे कहते हैं कि सबसे ज़्यादा है? तो इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं, इनमें डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH और 2 H है। तो इन H3PO2 जो ये है 2 pH बॉन्ड इज अवेलेबल। ये है हमारा एक pH बॉन्ड, ये हमारा एक pH बॉन्ड, 2 pH बॉन्ड आर अवेलेबल एट प्रेजेंट एज आर प्रेजेंट। 2 हाइड्रोजन एटम्स आर बॉन्डेड डायरेक्टली टू P एटम विच इम्पार्ट्स रिड्यूसिंग कैरेक्टर टू द एसिड। ये जो डायरेक्टली बॉन्ड है हाइड्रोजन के संग, यही रिड्यूसिंग कैरेक्टर इसे देता है। ठीक है, अब बेसिसिटी कौन देता है? ये वाला हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के संग जुड़ा हुआ है। तो अब उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ H3PO4, मतलब ऐसा, इनमें ये भी हाइड्रोजन O के संग जुड़ा है, ये भी जुड़ा है, ये भी जुड़ा है, तो ये बेसिसिटी के लिए अकाउंट करेंगे। ये होगा ट्राई बेसिक इन नेचर। 3 POH ग्रुप आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ H3PO4, देयरफॉर इट्स बेसिसिटी इज 3, दैट इज ट्राई बेसिक इन नेचर। ठीक है, ये भी देख लिया हमने। और क्या कह रहे हैं? व्हाट हैपेंस व्हेन H3PO3 इज हीटेड? ये कौन सा है? जिनका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, मतलब बीच वाला है। तो ये जब हीटेड होगा तो इनका क्या होगा? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा। तो एक साथ ये ऑक्सीडाइज भी होंगे और रिड्यूस भी होंगे। इनका नाम है फॉस्फोरस एसिड। तो फॉस्फोरस एसिड जब ऑक्सीडाइज होंगे तो वो बनाएंगे ये
जो है फॉस्फोरिक एसिड, और रिड्यूस होंगे तो बनाएंगे ये जो है फॉस्फाइन, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। तो बस वही लिखा है, ये फॉस्फोरस एसिड है, ऑक्सीडाइज होकर बना रहा है फॉस्फोरिक एसिड, और यही रिड्यूस होकर बना रहा है फॉस्फाइन। कब? जब मैं हीट कर रहा हूँ। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +3 है, ऑक्सीडाइज होने के बाद +5 हो जाता है, और रिड्यूस होने के बाद -3 हो जाता है। तो इसी के साथ हमारे नाइट्रोजन फैमिली के सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं और ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट हम ऑक्सीजन फैमिली देखेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट में, जो हमारे ग्रुप 16 में आते हैं। थैंक यू।